जैसा कि फ्रेंड्स हम आर्टिकल 22 तक पढ़ चुके हैं। अब हम आर्टिकल 23 को देखते हैं। तो आर्टिकल 23 में भी 23 का 1 और 23 का 2। तो हमारी ट्रिक थी कि 23 से 24 तारीख तक शोषण होगा, मतलब आर्टिकल 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध है। ओके, हम देखते हैं आर्टिकल 23 का 1। इसमें 3 प्रकार के शोषण क्या प्रतिबंधित है। इसमें कितने प्रकार का शोषण प्रतिबंधित है? 3 प्रकार का। पहला बलात्श्रम, यानी इच्छा के विरुद्ध, जैसे कि मान लो मेरी कोई इच्छा नहीं है किसी कार्य को करने की, लेकिन मुझसे जबरदस्ती कार्य कराया जा रहा है, तो वो कहलाएगा बलात्श्रम। फिर आता है बेगार या बेगारी, मतलब काम के बदले पैसे ना देना, मतलब काम का काम करा लेना, उसके बदले पैसे ना देना। और तीसरा आता है मानव व्यापार, मतलब मानव की खरीद फरोख्त, यानी बेचना और खरीदना। तो 3 प्रकार के शोषण प्रतिबंधित है। ओके, अब हम देखेंगे आर्टिकल 23 का 1 देख लिया हमने, 3 प्रकार का शोषण है। आर्टिकल 23 का 2 देखते हैं हम। यदि सरकार के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन के लिए कोई सेवा नागरिकों पर आरोपित की जाती है तो इस बलात्श्रम के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा, इसे बलात्श्रम के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। लेकिन इसमें जाति, धर्म, मूलवंश या वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल मैं कह सकता हूँ, जैसे कि अगर भारत एक देश है और ये अपने नागरिकों के लिए सेना में 1 साल जॉब करना अनिवार्य कर दे। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अपनी मर्जी से जॉब नहीं करना चाहते होंगे, लेकिन फिर भी इसे बलात्श्रम की श्रेणी के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा, क्योंकि ये देश हित में है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए है। ओके, लेकिन इसमें क्या होता है कि जाति, धर्म या मूलवंश या वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती गवर्नमेंट। ऐसा नहीं कर सकती कि केवल मुस्लिम ही 1 वर्ष के लिए रहेंगे या केवल हिंदू ही 1 वर्ष के लिए सेना में भर्ती होंगे। अगर सेना में भर्ती कराना होगा तो सबको कराएगी, जाति, धर्म, मूलवंश या वर्ग के आधार पर नहीं कराएगी। ओके, आर्टिकल 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी उद्योग में नहीं लगाया जा सकता, और इसके लिए बाल पुनर्वास कोष की भी स्थापना की गई है। लेकिन साथ में क्या कहता है, इसका अपवाद क्या है कि लेकिन ये किसी हानि रहित या अस्पृश्य कार्य में उनके नियोजन को प्रतिबंधित नहीं करता। मतलब जैसे कोई घरेलू काम है जिसमें बच्चे अपने फैमिली का साथ दे सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, ऐसे कामों में बच्चों को लगाया जा सकता है, ये इसका एक अपवाद है। लेकिन किसी खतरनाक कार्य में जिससे बच्चों को हानि पहुंच जाए, उस कार्य में नहीं लगाया जा सकता। ओके, अब मैं अपनी पहले ट्रिक पढ़ लेता हूं। भारत में 2528 धर्मों को स्वतंत्रता है, मतलब आर्टिकल 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता। ओके, इसे आप ट्रिक के अकॉर्डिंग याद कर सकते हैं, काफ़ी कई बार रिपीट कर लो, आप काफ़ी याद हो जाएगा। भारत में 2528 धर्मों को स्वतंत्रता है, बस ये सेंटेंस याद कर लो तो आपके माइंड में हमेशा रहेगा कि 25 से 28 जो है वो धर्म की स्वतंत्रता है। ओके, अब हम आर्टिकल 25 को देखते हैं। आर्टिकल 25 कहता है कि अंतकरण की चर्चा, मतलब हिंदू को चुटिया रखने, सिख को तलवार रखने और मुसलमानों को दाढ़ी रखने की स्वतंत्रता, जिसे हम अंतकरण की चर्चा भी कह सकते हैं। ओके, आर्टिकल 25 कहता है कि पहला कहता है आर्टिकल 25 का क्या, कृपाण धारण करना सिख धर्म के मानने वालों का अंग समझा जाएगा। मतलब जो सिख धर्म के लोग हैं, उसके मानने वाले हैं, वो कृपाण धारण कर सकते हैं। दूसरा, हिंदुओं के अंदर सिख, जैन व बुद्ध सम्मिलित हैं। सिख, बुद्ध और जैन जो है वो अलग से नहीं, हिंदुओं के अंदर सम्मिलित कर दिए गए हैं। ओके, संविधान में ना तो ये हमारे कुछ जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं वो मैं अलग से लिखता हूँ। संविधान में ना तो धर्म परिवर्तन का उल्लेख है और ना ही किसी प्रकार का ऐसा कोई प्रतिबंध है, लेकिन प्रावधानों से ऐसा प्रतीत होता है कि अंतकरण की जो स्वतंत्रता से कोई व्यक्ति अपने धर्म को परिवर्तित कर सकता है। जो अंतकरण की जो आज़ादी है, में स्वतंत्रता है, इससे कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को परिवर्तन कर सकता है। अब होता क्या है कि अब होता यह है कि 70 के दशक में उड़ीसा, मध्य प्रदेश में सामूहिक धर्म परिवर्तन होने लगे। यहाँ ईसाई व हिंदू संगठनों के मध्य संघर्ष होने लगा, तो उड़ीसा व मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक विधेयक लाया गया जिसमें यह कहा गया कि धर्म परिवर्तन 3 आधारों पर होगा तो वो दंडनीय होगा। अगर 3 आधारों पर कोई धर्म परिवर्तन करता है तो वो दंडनीय होगा। ओके, 3 आधार देख लेते हैं। पहला बल, मतलब बल के द्वारा। दूसरा कपट, मतलब झूठ बोलकर। तीसरा लोभ यानी लालच में। अगर इन 3
पर आधारित होकर कोई धर्म परिवर्तन करता है तो वो दंडनीय होगा। लेकिन होता क्या कि उच्चतम न्यायालय ने कहा कि धर्म का जो अधिकार है वो लोक व्यवस्था के अधीन है। धर्म का जो अधिकार है वो लोक व्यवस्था के अधीन है। यदि सभी समुदाय धर्म परिवर्तन करने का प्रयास करेंगे तो लोक व्यवस्था के लिए एक ये चुनौती उत्पन्न हो जाएगी। अब हम आर्टिकल 26 को देख लेते हैं, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 26 के तहत सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता मतलब धार्मिक कार्यों के प्रबंध का अधिकार है, जिसके अंतर्गत धर्मावलंबियों को धार्मिक संस्था की स्थापना करने का अधिकार, हवन करने का अधिकार, यज्ञ करने का अधिकार, सड़क पर नमाज या शोभा यात्रा करने का भी अधिकार है। आर्टिकल 26 के अकॉर्डिंग सड़क पर नमाज पढ़ना, शोभा यात्रा निकालना, यज्ञ करना, हवन करने का अधिकार है। लेकिन होता क्या है कि इसमें ऐसा नहीं है कि आप पूरी साल सड़क पर नमाज पढ़ते हो या यज्ञ करते हो या शोभा यात्रा निकालते हो। इसके लिए क्या होता है कि गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती है। जैसे कि हर साल शोभा यात्रा निकलती है तो निकलने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी वजह से पब्लिक को एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जैसे सड़क पर नमाज पढ़ने से या शोभा यात्रा निकालने से, तो इस पर रोक लगाई जा सकती है। इस पर रोक लगाई जा सकती है। तो सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल 26 हमें ये अधिकार देता है। ओके, वो आर्टिकल 27 क्या कहता है कि मैंने यहाँ पर टिक लिखी हुई है 27 पर टैक्स नहीं। तो आर्टिकल 27 कहता है कि धार्मिक कार्यों के लिए रखे गए धन पर टैक्स नहीं। अब आपने देखा होगा कि मंदिरों में काफी सारा पैसा, सोना, ज्वेलर्स सब रखे हुए हैं, लेकिन उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। टैक्स क्यों नहीं लगता? क्योंकि धार्मिक कार्यों पर रखे गए धन के लिए टैक्स नहीं है, आर्टिकल 27 कह रहा है। ओके, अब इसी तरीके से हम आर्टिकल 28 को देखते हैं। आर्टिकल 28 कह रहा है कि सरकारी धन से चल रहे संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे जो संस्थान है जो सरकारी धन से चल रहे हैं उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। लेकिन होता क्या है कि अगर उस संस्थान में पढ़ने वाले बच्चे सहमत हो, अगर बच्चे छोटे हैं तो उनके अभिभावक अगर सहमत हैं तो धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। यहाँ पर हम पॉइंट में एक चीज देखते हैं कि संस्कृत भाषा है ना कि हिंदू धर्म की। इसी तरह उर्दू और अरबी ये भी भाषा है ना कि मुस्लिम धर्म की। ओके, तो ये एक धार्मिक शिक्षा नहीं है, ये एक लैंग्वेज की शिक्षा है। इसे जैसे कि मदरसे जो सरकारी धर्म पर चल रहे हैं वो उर्दू अरबी पढ़ा सकते हैं। ओके, आर्टिकल 28 कह रहा है हमारा कि सरकारी धर्म पर चल रहे संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अगर उनके बच्चों के अभिभावक सहमत हो या बच्चे सहमत हो तो शिक्षा दी जा सकती है, धार्मिक शिक्षा भी। ओके, लेकिन मैं बैक स्लाइड में आ गया हूं क्योंकि मुझे आर्टिकल 25 को थोड़ा सा गहराई से पढ़ना है। तो संविधान सभा में राजकुमारी अमृत कौर ने यह चिंता व्यक्त की थी कि इससे धर्म से जुड़ी कुरीतियों को बढ़ावा मिलेगा। उदारवादी सदस्य इससे सहमत थे, लेकिन वे मूल अधिकार के रूप में नागरिकों को देना चाहते थे। सामाजिक सुधार को धार्मिक आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता, इसीलिए हिंदू मंदिरों को हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए खोला जाएगा। हिंदुओं के जितने भी वर्ग है ना, चाहे नीची कास्ट का हो, हाई कास्ट का हो, किसी भी कास्ट का हो, हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए खोला जाएगा। धार्मिक कार्यों से जुड़ी हुई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं वित्तीय गतिविधियों पर राज्य का नियंत्रण होगा। मतलब गवर्नमेंट का, राज्य सरकार का नियंत्रण होगा। ओके, मेरा वो पॉइंट छूट गया था तो मैंने इसलिए ये पॉइंट लिया। अब ये कह रहा है कि 2930 अल्पसंख्यक भारत में है। ये हमारी ट्रिक है, 2930 अल्पसंख्यक भारत में है, मतलब आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 अल्पसंख्यकों से संबंधित है। सबसे पहले हम देखते हैं कि अल्पसंख्यक है क्या। अल्पसंख्यक शब्द जो है वो संविधान में परिभाषित नहीं है। आर्टिकल 30 के आधार पर संविधान में दो प्रकार के अल्पसंख्यकों का उल्लेख है, एक तो भाषाई, एक धार्मिक। यदि इसे हम राजनीतिक रूप से परिभाषित किया जाए, मतलब राजनीतिक रूप से देखें, तो मात्रात्मक रूप में अल्पसंख्यकों को रहने वाले अल्पसंख्या में रहने वाले लोग जिनकी आबादी 50% से कम हो। माना कि किसी देश में जिनकी आबादी, एक ऐसे अल्पसंख्यक जिनकी आबादी जो 50% से कम हो, यानी कि मात्रात्मक रूप से, तो वो अल्पसंख्यक कहलाते हैं। अल्पसंख्यक आयोग ने भारत के अंदर मुस्लिम, ईसाई, सिख, बुद्ध, जैन व पारसी को अल्पसंख्यक में सम्मिलित किया है।
अब हम जो है आर्टिकल 29 का पहला देखते हैं, फिर आर्टिकल 29 का दूसरा देखते हैं, फिर इसके बाद आर्टिकल 30 करेंगे। ओके, अब आर्टिकल 29 का एक कहता है कि भारत में नागरिकों के किन्हीं वर्गों को अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति के संरक्षण का अधिकार होगा। भारत के नागरिकों को किन्हीं वर्गों को, मतलब कोई सा भी वर्ग हो अल्पसंख्यक, इन्हें अपनी लैंग्वेज यानी भाषा, लिपि एवं संस्कृति के संरक्षण का अधिकार होगा। मतलब ये अपनी संस्कृति को का अगर संरक्षण करना चाहे तो कर सकते हैं। इसी तरह 29 का 2 कह रहा है कि राज्य से वित्त प्राप्त किसी शैक्षिक संस्था में धर्म, जाति, मूलवंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूं। 29 का 2 कह रहा है कि राज्य से वित्त प्राप्त, मतलब जो राज्य से वित्त ले रही है संस्था, शैक्षिक संस्था, उसमें जाति, धर्म या मूलवंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ओके, अब हम देखेंगे आर्टिकल 30। तो आर्टिकल 30 में होता क्या है कि आर्टिकल 30 का 1 और इस 30 का 1 का भी ए, तो पहले हम 1 को पढ़ लेते हैं। ओके, आर्टिकल 30 का 1 कहता है कि भारत में सभी अल्पसंख्यक, भाषाई एवं धार्मिक जो भी है, भारत में सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि का शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना एवं उनके प्रबंध का अधिकार होगा। सरकार उसे धन भी देगी। संस्था अपने समुदाय के विद्यार्थियों के लिए अलग से प्रवेश प्रक्रिया अपना सकती है। अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था के कुल विद्यार्थियों का 50% भाग उसे बहुसंख्यक समुदाय से लेना होगा। तो आर्टिकल कह रहा है कि हमारा कि अल्पसंख्यक अपनी पसंद की, रुचि की एक शैक्षिक संस्था खोल सकती है एवं इसका जो है प्रबंध भी कर सकती है, और गवर्नमेंट उस संस्था को धन भी देगी, और ये संस्था जो है अपनी प्रवेश प्रक्रिया को अलग समुदाय के लिए अपना सकती है। जैसे कोई मुस्लिम शैक्षिक संस्था है, वो मुस्लिमों के लिए अलग प्रवेश प्रक्रिया अपना सकती है, अलग प्रवेश प्रक्रिया अपना सकती है। लेकिन शैक्षिक संस्था जो है ये, इसमें कुल जितने विद्यार्थी है इसका जो 50% है वो बहुसंख्यक समुदाय से लेना होगा। ऐसा नहीं है कि 100% अल्पसंख्यकों को भर ले। तो इसी में मोहिनी जैन विवाद में न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि स्थापना एवं प्रबंध का अधिकार में शुल्क के निर्धारण का अधिकार सम्मिलित नहीं होगा। मतलब ये जो संस्था होगी ये सोचेगा फीस अपनी मर्जी से रख दे, तो ये फीस अपनी मर्जी से नहीं रख सकती। फीस जो रखेगी उसका जो निर्धारण होगा फीस का, वो सरकार के द्वारा किया जाएगा। ओके, जैसे कि मैंने 30 का 1 पढ़ लिया, अब 30 का 1 का ए। ओके, तो इसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 30 का 1 में ए बनाकर जोड़ा गया। यदि किसी अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों की भूमि का अधिग्रहण जो है राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा, तो उस संस्था को बाजार के रेट पर मुआवजा देना होगा। अगर कोई अल्पसंख्यक संस्था बन रही है और सरकार की यानी राज्य सरकार की जमीन पर बन गई, राज्य सरकार की जमीन पर बन रही है, तो उस संस्था को बाजार के रेट पर मुआवजा देना किसे होगा? राज्य सरकार को। ओके, अब हम जो है आर्टिकल 30 का 2 पढ़ते हैं। किसी भी अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था को अनुदान देने में इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा कि संस्था अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा प्रशासित है। मतलब कोई भी जो शैक्षिक संस्था को अनुदान देगी सरकार, वो इस बात पर भेदभाव नहीं करेगी कि वो जो संस्था है वो एक अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा प्रशासित है। इसी तरह हम देखते हैं कि आर्टिकल 31 यानी 31, इसमें पैतृक संपत्ति की चर्चा है, जो मूल अधिकार या 44वें संशोधन 1978 द्वारा इसे कानूनी अधिकार बनाकर 300 के काम में जोड़ दिया गया। मतलब पहले ये मौलिक अधिकार था, अब इसे कानूनी अधिकार बना दिया और ये 300 के काम में जोड़ा गया। मैं यह देख सकता हूं, मैंने पॉइंट ऑफ व्यू में लिख रखा है कि आर्टिकल 19 का 6 में जो है अर्जित संपत्ति की चर्चा है, जबकि ये जो 31 है इसमें पैतृक संपत्ति की चर्चा है। और मूल अधिकार को हमसे सरकार या जनता कोई छीन नहीं सकती, जबकि कानूनी अधिकार को सरकार छीन सकती है। इसके लिए सरकार ने भूमि अधिग्रहण विधेयक लेकर आई है सरकार। 25वें संशोधन 1971 के द्वारा मुआवजा शब्द को अनुच्छेद 31 से हटा दिया गया और 26वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रिवी पर्स को हटा दिया गया। 44वें संशोधन द्वारा जनता पार्टी की सरकार ने संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। ओके,
जैसे संपत्ति के अधिकार की मेरी ट्रिक बनी हुई थी, 31 लाख की पैतृक संपत्ति 300 करोड़ में बिकी। कितने की? 31 लाख की जो संपत्ति थी, पैतृक संपत्ति, वो 300 करोड़ की, मतलब कि 31 से हटाकर संपत्ति का जो अधिकार है वो 300 के काम में भेज दिया गया, इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब हम देखते हैं आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 है संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचार, इसमें मूल अधिकार नहीं बल्कि मूल अधिकारों के क्रियान्वयन का ये माध्यम भी है। ये जो है आर्टिकल 32 केवल मूल अधिकार नहीं बल्कि मूल अधिकारों के क्रियान्वयन का माध्यम है। इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। इसके हनन के मामले में आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो और सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। अब हम एक एक कर उस रिट को पढ़ेंगे। पहली रिट, बंदी प्रत्यक्षीकरण या हावियस कॉर्पस। ये बंदी बनाने वाले अधिकारी को ये आदेश देती है कि जो बंदी बनाया गया व्यक्ति है उसे 24 घंटे के अंदर सह शरीर प्रस्तुत न्यायालय में प्रस्तुत करे। क्या करें? 24 घंटे के अंदर सह शरीर न्यायालय में प्रस्तुत करें। और अगला क्या है? अगली रिट क्या है? परमादेश यानी मैंडेमस। इसका अर्थ होता है परमादेश का हम आदेश देते हैं। आदेश कब देते हैं? अब ये आदेश जब देते हैं जब कोई कंपनी यानी सहकारी कंपनी अच्छे से काम नहीं करती तो परमादेश लाया जाता है। इसके बाद आता है अधिकार प्रच्छदा यानी कोवेरेंटो। जब कोई व्यक्ति ऐसे कार्य करने लगे जिसके लिए वह अधिकृत नहीं है तो उसे रोकने के लिए इसे लेकर आया जाता है, अधिकार प्रच्छदा को। ओके, इसके बाद देखते हैं हम प्रतिषेध प्रोहिबिशन। ये होता क्या कि ये ऊपरी न्यायालय निचली न्यायालय पर लगाती है। जब निचली न्यायालय जो होता है वो अपने अधिकार का उल्लंघन करके फैसला सुना चुका होता है। माना कि कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वो अपने अधिकार का उल्लंघन करके कोई फैसला सुना चुकी है तो हाई कोर्ट में केस चला जाता है। तो हाई कोर्ट क्या करेगा? प्रतिषेध लेके आएगा। किस पर? निचली अदालत यानी हाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर। ओके, कहने का मतलब यह है कि अगर हाई कोर्ट अपनी फैसला गलत सुना चुकी है तो सुप्रीम कोर्ट लेकर आएगा। मतलब ऊपर वाली जो अदालत होगी ना वो नीचे वाली अदालत पर लेकर आएगी। अनुच्छेद 352 यानी राष्ट्रीय आपात के दौरान केवल 20 और 21 ही ऐसे आर्टिकल्स हैं यानी मौलिक अधिकार हैं जिन्हें वंचित नहीं किया जा सकता, बाकी सबको वंचित किया जा सकता है। ओके, अब हम आर्टिकल 33 को देख लेते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद जो है सेना, मीडिया व गुप्तचरों के मूल अधिकारों को सीमित कर सकती है। एग्जाम्पल मैं मीडिया के ले लेता हूं। माना कि कोई राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है तो मीडिया पर रोक लगा देगी फौरन सरकार। जैसे गुप्तचर होते हैं हमारे, जैसे रो एजेंट, इनके मौलिक अधिकारों पर रोक लगी रहती है। सेना के मौलिक अधिकारों को भी बैंड किया जा सकता है अगर राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है तो। ओके, आर्टिकल 34 कहता है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून लागू किया जा सकता है। सेना का जो न्यायालय होता है वो कोर्ट मार्शल होता है और ये इसका जो सबसे बड़ा कठोर कानून है वो अस्फा है। अब ये क्या रहा है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून लागू किया जा सकता है। आपने सुना होगा जैसे मेरठ कैंट, इलाहाबाद कैंट। जो कैंट मतलब एक छावनी जो होती है यहाँ पर सेना के लोग रहते हैं, मतलब सैनिक रहते हैं। तो इनका जो एक कंटिनेंट एरिया होता है ना उसके अंदर सेना का कानून लागू होता है। मतलब ये जहां पर भी भारत के किसी भी क्षेत्र में ये लोग रह सकते हैं, ये जहां पर रहेंगे इनका सेना का कानून लागू होगा। ओके, इसी तरह यही कह रहा है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून लागू किया जा सकता है। इज ओके। अब हम देखते हैं कि आर्टिकल 35। आर्टिकल जो 35 है ये भाग 3 यानी मौलिक अधिकार में दिए गए मूल अधिकारों के लागू होने की विधि की चर्चा है। मूल अधिकारों को लागू कैसे किया जाएगा इसके जो विधि की चर्चा है वो आर्टिकल 35 में है। ओके, अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है इसे देख लेते हैं। आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 ये जो है केवल भारतीयों के लिए है। वोट डालने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है, ना कि मूल अधिकार। मूल अधिकारों का अगर हनन होता है तो इसका रक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। हाई कोर्ट आर्टिकल 226 से, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 से, जैसे कि मैं पहले अभी पढ़ा चुका हूँ आर्टिकल 32 को। इज ओके। तो हमारा ये भाग 3 भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद चलेगा हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ओके।